साहब सर अब अगले जो 2 हफ्ते हैं क्योंकि वो बहुत अहम है और अभी कुछ देर पहले एक तो ये कि राब्ता हुआ है अब्बास इराक़ची साहब का टेलीफोनिक राब्ता फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से, यानी कि अभी भी चीज़ें हो रही हैं डेवलप। और सबसे अहम बात एक और है और वो ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो ट्वीट किया और वो कह रहे हैं कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हो रही हैं और इस पर वो दोनों तरफ बार बार कह रहे हैं कि जी आप इसका एहतराम करें। तो वही आपकी वाली बात जो जिसे आप भी कर रहे हैं जिन साहब, कितना खतरा इसराइल मौजूद तो ये कह रहेगा रहा है ना इसराइल से? ये लबनान पे लागू नहीं है। हाँ जी, जबकि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि लबनान पे भी लागू है। ठीक। तो लबनान जो है वहां पर खतरा जो है वो बरकरार रहेगा। जी देखिए, इसराइल तो चाहेगा कि फ्रिक्शन रहे और उसका पास ट्रैक भी कोई सीज फायर के कॉन्टेक्स्ट में अच्छा नहीं है। जो मिडिल ईस्ट में पहले भी सीज फायर हुए, कभी उसने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। बट हैविंग सेड दैट, सुबह जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, प्रोबेबली यूएई में भी, कुवैत में भी और कतर में भी रिपोर्ट हुए। देखिए, ड्रोन्स का एक स्वार्म भेजा गया, कई जगह ड्रोन्स बहुत ज्यादा भेजे गए ऑलरेडी। एक सिस्टम में ना, ये इस तरह के जब सीज फायर भी होते हैं तो इसका एक कूलिंग पीरियड भी होता है जी। अच्छा, जो हॉस्टिलिटीज होती हैं, कुछ लॉक हुए होते हैं वेपन्स, कुछ ऐसे वेपन्स होते हैं जो लॉक हो जाए तो आप उनको अनलॉक नहीं कर सकते। यू हैव टू फायर देम समवेयर, जरूरी नहीं कि उसी टारगेट पे। अच्छा। कुछ ड्रोन्स ऑलरेडी चले गए होंगे। यहाँ पे ईरान का मोज़ैक डिफेंस था, इंडिपेंडेंट कमांड्स थी, 30-31 के करीब कमांड्स थी। तो हर सीज फायर का कूलिंग पीरियड होता है। अभी तक तो इतना अलार्मिंग नहीं है, लेस लेबनान में जो इजराइल कर रहा है और स्पॉइलर है। आई थिंक पाकिस्तान ने, ऑफ कोर्स ईरान भी इससे अवेयर्ड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी अवेयर्ड है। ये एक जो ऑफ रैंप के लिए गए हैं और इतने टाइम पीरियड देख रहे, कल मैं लड़ाई किस चीज की थी? रेस थी बिटवीन डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री एप्लीकेशन। मिलिट्री एप्लीकेशन बहुत लीड में थी, बहुत ज्यादा उसने लीड ली थी, फिनिश पॉइंट्स के बहुत करीब थी कि मिलिट्री एस्केलेशन आगे चली जाए। लेकिन डिप्लोमेसी ने उस स्पीड से वो कवर किया कि फिनिश लाइन पे वो पहले पहुंची है डिप्लोमेसी, और उसने एस्केलेशन को रोक लिया। अब लेकिन ये जन जो साहब कुशनिंग ये की एक गई, तो इसराइल की जो बात कि खतरा बरकरार है वो मान नहीं रहा कि लबनान में तो ये लागू ही नहीं होता जैसे शामी साहब कह रहे हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ हम क्या समझें कि ये फरीकैन जो हैं वो थोड़ा सा सांस लेंगे, ताज़ा दम होंगे, कुछ बैटरीज रिचार्ज होंगी और ख़तरात बरकरार रहेंगे। उम्मीद तो है कि ज़ाहिर है कि कामयाब हों मुज़ाकरात, इस्लामाबाद अकॉर्ड कह लें, जो भी उसका नाम दे दें, इस्लामाबाद में जो टॉक्स होंगी, लेकिन ख़तरात बरकरार रहेंगे और ये एक मौका मिला है ताज़ा दम होने का। देखिए, मैं ये समझता हूँ ताजा दम नहीं, मिलिट्री एप्लीकेशन तो अपने पीक पे पहुंच गई। जैसे चिश्ती साहब पहले फरमाते थे, टिपिंग पॉइंट सबका आया हुआ था जी। इससे आगे अभी क्या था? इससे आगे वही था जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया हुआ है। ईरान भी उसके लिए प्रिपेयर्ड है। एक चीज याद रखिएगा कि हर एस्केलेशन के अंदर, हर एस्केलेशन की स्ट्रेटजी के अंदर ऑफ रैंप के लिए एक दो कार्ड्स हर मुल्क रखता है। यहां अनफॉर्चुनेटली वैसे कार्ड्स मौजूद नहीं, लेकिन पाकिस्तान की शक्ल में वो कार्ड वाज द ओनली कार्ड। ना यूएन, ना यूरोपीय यूनियन, ना कोई बड़ी ताकत, ना कोई छोटा मुल्क, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, ना कोई इंडिविजुअल, कोई ऐसा इंडिविजुअल अवेलेबल नहीं है। इट इज ओनली एंड ओनली पाकिस्तान। और ये बड़ा क्रिटिकल कार्ड है जो ऑलमोस्ट इस्तेमाल हो चुका है। अब इसी में से सक्सेस ढूंढनी है। अगर देखे ना, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ये समझता कि मैं कंटिन्यू रखूंगा अपने ऑपरेशन तो अपने मकासद, पहली बात तो ये कि उनके अपने मकासद चूंकि थे नहीं, तो ये असेस करना भी बड़ा मुश्किल है कि व्हाट दे हैव अचीव्ड। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स तो सामने ही नहीं आए कि मिलिट्री उसको परस्यू करती। इजराइल की पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स उसने भी बहुत कुछ अचीव कर लिया। ये मैं आपको बताऊं, उसने कंटेस्टेशन कर ली है, इनकी मिलिट्री को काफी रिड्यूस कर लिया है, इनकी कैपेबिलिटीज का उसको पता चल गया। अब अगली दफा वो अगर आएगा भी तो इट विल टेक सम टाइम। ये नहीं होता कि आज एस्केलेशन खत्म हुई तो हफ्ते 10 दिन के बाद दोबारा शुरू हो जाएगी, और अगर जाएगी तो फिर कास्ट भी बढ़ती जाएगी। अभी तो एक स्ट्रेटेजिक हुर्मस बंद हुआ, कल बेहतर वो बाबुल मंदल बंद होगा, तो रिसेशन में अभी अगर इकोनॉमी गई है तो फिर तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी। अच्छा, एक बात और हो रही है, मैं चिश्ती साहब सर आपकी तरफ आना चाहूँगा कि बातें हो रही हैं 25th अमेंडमेंट को इन्वोक करने की, मुतालबा कह लें या जो ज़ाहिर डेमोक्रेट्स हैं कुछ उनकी तरफ से। आपको लगता है ये मुमकिन हो सकेगा, यानी कोई ख़तरा है डोनाल्ड ट्रंप को इस सिलसिले में? देखिए, मेरा ख्याल है कि अभी शायद क्योंकि वैसे ही मिड टर्म इलेक्शन में शायद हो जाना है, 25th अमेंडमेंट अगर वो लाते हैं तो वो बहुत चैलेंजिंग होगी। और पर्पस बिल्ड तो अमेरिका में मेरा ख्याल है कभी भी नहीं हुई कि एक सदर को पीच करने के लिए एक अमेंडमेंट पेश की जाए। इसमें तो कोई शक नहीं कि बहुत ज्यादा उनकी फेस लूज हुआ है। इस तरह जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी वो बहुत हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये वो सदर हैं जो अंग्रेजी में कहा करते थे कि वर वी नॉट स्टूपिड व्हेन वी वर स्टार्टिंग द वॉर्स। ये लफ्ज उन्होंने खुद कहे, जिसका मतलब है कि अब वो खुद ट्रैप में आ गए।
कुछ अरसा पहले तक दुनिया वो कहते थे मुझे पीस अवार्ड मिलना चाहिए, मैंने तो इतनी जंगें रुकवाई हैं, तो फिर वो शुरू भी हो गए। मेरा ख्याल है उनको ल्योर किया गया था, और अफसोसनाक बात मैं साथ ही उसी सांस में ये कह देता हूँ कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को ल्योर करना भी बहुत बड़ा कमाल है कि नेतन्याहू ने उनको ल्योर किया। और ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा ख्याल है उनको कहा गया कि इस वक्त आपको, क्योंकि आपने वेनेजुएला प्लस किया हुआ है, वेनेजुएला किया हुआ है, वेनेजुएला प्लस कर दें। तो ये जनरल साहब मेरे से एग्री करेंगे, हमें पढ़ाया जाता था कि जब एक इजी विक्ट्री मिल जाती है ना, उसके साथ एक बहुत बड़ी वार्निंग अटैच होती है, दैट इट शुड नॉट बिकम एडिक्शन। वो आपकी एडिक्शन हो जाती है। आप समझते हैं ये एपिटाइजर है, तो मेन डिश क्या होगी? फिर आपको ये बताने वाले बहुत होते हैं कि जनाब नेतन्याहू जैसे होते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, कि आपने ये बाएं हाथ से किया है काम, तो आप इमेजिन करें दाएं हाथ से क्या करेंगे। इसी में वार्निंग छुपी होती है, इसी के अंदर ट्रैप होता है। जब एक विक्ट्री अशोर्ड शॉर्ट लिव्ड आपको मिल जाए विदाउट एनी कॉस्ट, तो आप समझते हैं हर विक्ट्री इतनी ही कामयाबी से मिलती है, और आपको ये मिस इंप्रेशन, ये मिस इंटरप्रिटेशन ये हो जाती है कि जो फौज होती है वो हर जगह, हर टारगेट और हर टाइम के लिए सूटेबल होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। बाद दफा आपको ऐसी भी जंगें करनी पड़ती है जिसके अंदर हमला ना किया हो तो आप नेगोशिएशन लेकर बेहतर बाहर आ जाते हैं। तो जब आप ईरान जैसे मुल्क को ये हौसला देते हैं, जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा कि एक न्यू फाउंड आपने एडवांटेज दे दी उसको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल की रियलाइजेशन देती, फिर आपने ये बता दिया रीजनलाइज कैसे वो कर सकता है। उसने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अटैक दरसिज अटैक रिविजिट्स किए अपने टारगेट्स अपनी मर्जी के मुताबिक। तो ये न्यू फाउंड डायमेंशन है जो ईरान को शायद खुद भी ना पता हो जंग शुरू होने से पहले, को सस्टेन कर पाए। अच्छा, ईरान का तो समझ में आ गया। जनरल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये बताइएगा कि अमेरिका को फिर हासिल क्या हुआ इस जंग के नतीजे में? देखिए, अमेरिका के चूंकि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स वर नेवर क्लियर, और हम ज्यादातर इसी कंक्लूजन पे पहुंचे कि प्रेसिडेंट ट्रंप वाज पुश्ड इनटू दिस वॉर। वो तो अभी हिस्ट्री में आप आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या अवामिल थे, बट मोस्टली इट इज इजराइल जिन्होंने पुश किया है अमेरिका को। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे, ही वाज द ओनली एग्जिट कार्ड अवेलेबल टू नेतन्याहू। जिस तरीके से उसकी पॉलिटिक्स स्लो हो गई थी, और 12 दिनों की जंग से पहले हम यही कह रहे थे कि अमेरिकन कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेंगे। ये नुकसान होता है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का कि आज उनकी जो क्रेडिबिलिटी इन ऑल डोमेन्स वो चैलेंज हो गई है। तो हम अभी इसको और दूसरी बात, एक चीज अभी मैं थोड़ा सा ना सलमान साहब, हमें अवॉइड करना चाहिए जंप टू द कंक्लूजन्स, बिकॉज अभी तक ये वॉर कॉन्फ्लिक्ट खत्म पूरा नहीं हुआ। दिस इज अ सीज फायर, दिस इज अ सीज फायर। कोई मिसकैलकुलेशन, क्योंकि ये पर्सनैलिटीज इतनी अनप्रेडिक्टेबल है हर तरफ ईरान की तरफ भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी बड़ी अटैच है। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल कंट्रोल टोटल जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास है। देयर आर हॉक्स हियर आल्सो, बड़ा फ्रेजाइल है, बड़ा सेंसिटिव है। आई थिंक वी शुड अवॉइड स्पेकुलेशन कि ये जब तक एंड स्टेट नहीं आ जाती, जब तक फाइनल मुआहदा सामने नहीं आ जाता, वो साइन होके उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए ज़रा हम फिर इंतजार करते हैं कि क्या चीज़ें मजीद सामने आती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।